यहाँ हम चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, एक समीकरण दिया हुआ उसको पूरा करना है। समीकरण है, यहाँ पर एक धातु है, अम्ल है और बताना है कि कौन कौन से उत्पाद बनने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होगा उत्तर? हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये हो जाएगा। और साथ में बनता है लवण। हाइड्रोजन के गैस बनने के बाद क्या क्या बचा? जिंक बचा और क्लोरीन बचा, इसीलिए जो लवण बनेगा वो जिंक क्लोराइड होगा। अब हम संतुलित कर देते हैं, कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 है उत्पाद की तरफ राइट हैंड साइड में। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने 2 लिखते हैं तो ये पूरा समीकरण जो है वो संतुलित हो जाता है। दूसरा सवाल, हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? हम लोग अम्ल और क्षार के विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो अभिक्रिया करते हैं धातुओं के साथ आपस में या फिर कार्बोनेट के साथ। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक माचिस की तीली, और इस तीली को क्या करना है? जलाना है। जब हम इस माचिस की तीली को बने हुए गैस के पास लाएंगे ना, और फट फट की आवाज़ के साथ ये गैस अगर जलती है, माचिस की तीली को इसके नज़दीक लाने से फट-फट की आवाज़ आती है, तो हम जान जाएंगे कि जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए हमें क्या चाहिए? जलती हुई माचिस की तीली। और ये जो जलती हुई तीली है ये हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आने से फट-फट की आवाज़ करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं CO2 का पता कैसे किया जाए। तो CO2 का पता करने के लिए हमें चाहिए ताज़ा चूने का पानी, और चूने के पानी का सूत्र क्या है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी हम लोग क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ये ताज़ा पानी है चूने का, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो बनी हुई गैस है ना उसको प्रवाहित करेंगे। ताज़ा चूने के पानी का कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, लेकिन जब हम CO2 से प्रवाहित करते हैं तो ये जो रंग है ये इसका श्वेत हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और इसके पहले क्या था? ये जो ताज़ा चूने का पानी है वो होता है रंगहीन। तो अगर इसका रंग बदलकर श्वेत हो जाए, दूधिया हो जाए, तब हम समझेंगे कि अभिक्रिया में जो गैस बन रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि हमारे पास दही है और बर्तन है पीतल का और तांबे का, लेकिन ये दही जो है या फिर अचार जो है वो इन बर्तनों में हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। यानी कि हमें अगर दही बनाना हुआ ना या फिर अचार बनाना हुआ तो इनसे हमें तांबा या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? आंसर जानते हैं हम लोग। पीतल या तांबा जो है वो किससे बना हुआ है? ये दोनों बने हुए हैं धातु से। दही और अचार का स्वाद कैसा होता है? ये होता है खट्टा। ठीक है ना। अब ये जो बर्तन है पीतल और तांबे के वो बने हुए धातु के, और जो दही है उसका स्वाद है खट्टा। और खट्टा स्वाद किन पदार्थों का होता है? हम जानते हैं कि ये किसका होता है? अम्ल का। अब क्या होगा? अगर धातु और अम्ल एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो यहाँ पर होगी अभिक्रिया, और अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन गैस और किसी न किसी लवण का निर्माण होगा। यानी कि जो दही है ना जिसमें अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये जो दही है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। साथ में जो बर्तन है ये बर्तन भी क्या होगा? ख़राब होगा। इसीलिए हम धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थों को नहीं रखते, क्योंकि खट्टे पदार्थों में होगा अम्ल, और अम्ल अभिक्रिया करेगा धातु से और बनाएगा हाइड्रोजन गैस और लवण। इससे बर्तन और जो हमारा खाने का पदार्थ है ना खट्टा, जैसे कि दही हो गया, आम का अचार हो गया, ये दोनों ही खराब हो जाते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी भी अम्ल का विलयन, अम्ल का जो विलयन है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ठीक है, अब अम्ल का विलयन है, विलयन मतलब एक्वस है, ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है। अब विद्युत का चालन करने के लिए ना क्या होना ज़रूरी है, आवेश का होना ज़रूरी है। और ये आवेश किस में पाया जाता है, ये आयन में पाया जाता है, धन आयन ऋण आयन, और उसके साथ ही ये इलेक्ट्रॉन में या फिर प्रोटॉन में भी पाया जाता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी हो ना, इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो या फिर आयन हो, इन तीनों में से किसी एक के होने से विद्युत का चालन होगा, यानी कि वो पदार्थ जो है वो विद्युत का सुचालक होगा। अब अम्ल का विलयन है, कोई अम्ल हम लोग लेते हैं उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका विलयन है। जब ये विलयन बनता है ना, तब ये दो तरह के आयन, हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोराइड आयन, इन दोनों का निर्माण करता है। अब क्योंकि इस अम्ल के विलयन में आयन है, तो इसीलिए ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। अगर ये आयन नहीं होते ना, तो ये विद्युत का सुचालक भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आयन है इसीलिए विद्युत का सुचालक है। तो अम्ल का जलीय विलयन इसलिए सुचालक है क्योंकि उसमें आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है। ठीक है ना, तो आयन के होने से क्या होता है कि कोई भी विलयन जो है वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। अगला सवाल ये है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ना, ये गैस है और ये किस अवस्था में, शुष्क अवस्था में है। और जब इस गैस के संपर्क में सूखा लिटमस पेपर, शुष्क लिटमस पेपर लाते हैं ना, तो इसका ये रंग क्या करती है, रंग तो बदलना चाहिए वैसे, लेकिन ये शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। जो रंग था वो बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला। क्या कारण हो सकता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोराइड गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अम्ल है ना, सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, और इसी हाइड्रोजन आयन की वजह से अम्लीय गुण होता है। और यही हाइड्रोजन आयन जो है ना, वो किसी भी लिटमस पत्र का रंग बदलता है। किसी भी, यहाँ पर अम्ल है तो ये किसका रंग बदलने वाला है, नीले लिटमस को लाल करेगा। अब इस आयन के बनने के लिए क्या चाहिए, इस हाइड्रोक्लोरिक गैस जो शुष्क है ना, इसको चाहिए जल। अगर जल मिलेगा तो ये आयन बनेगा, और अगर जल नहीं मिला तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जल मिला, हाइड्रोजन आयन बना, और इसने क्या किया, लिटमस पेपर का रंग बदल दिया। दूसरी स्थिति क्या हुई कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जल नहीं मिला, इससे हाइड्रोजन आयन नहीं बना, और इससे क्या होगा, लिटमस पत्र का रंग भी नहीं बदलेगा। लेकिन हम दूसरा उपाय लगा सकते हैं, वो क्या है, गैस तो ठीक है सूखी हुई है, हम लोग क्या करते हैं ना कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस पत्र, इसी को गीला कर लेते हैं। सूखा था ना, सवाल में क्या है, लिटमस पेपर भी सूखा हुआ है, गैस भी सूखी हुई है, तो हम लोग दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, जल की उपस्थिति के लिए, कि हम लोग लिटमस पत्र को ही गीला कर लेते हैं। अब गीला होने का मतलब क्या हुआ, इसमें हो गया जल, तो जब इस जल के संपर्क में ये सूखी हुई गैस आएगी ना, तो क्या बनने वाला है, ये इसके संपर्क में आई और बनेगा हाइड्रोजन आयन, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन बनेगा क्या होगा, इस लिटमस पेपर का जो रंग है वो बदल जाएगा। तो जल की उपस्थिति या तो हम लिटमस पत्र में कर सकते हैं या फिर इस हाइड्रोक्लोरिक गैस में भी कर सकते हैं। क्योंकि जल नहीं है तो हाइड्रोजन आयन नहीं बना, इसीलिए रंग भी नहीं बदला। अगला और अंतिम सवाल है कि जब हम लोग अम्ल का विलयन है, इसको तनुकृत करते हैं, मतलब हम लोग जल में अम्ल मिलाते हैं, यानी कि अम्ल में जल की मात्रा अधिक होते जाती है। तो जब हम लोग तनुकृत करते हैं ना, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है, इसकी सांद्रता यानी इसकी मात्रा कैसे प्रभावित होती है, प्रभावित कैसे होती है का मतलब इसकी मात्रा कम होती है या ज़्यादा होती है। तनुकृत होने से हम यह समझते हैं कि अम्ल में जो है
किसकी मात्रा बढ़ रही है? जल की मात्रा बढ़ रही है। अब क्योंकि जल की मात्रा बढ़ती जाती है तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना, इसकी मात्रा में प्रति इकाई आयतन में क्या होती है? कमी होती जाती है। यानी कि जब हम अम्ल को तनुकृत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की मात्रा में कमी होते जाती है। ठीक है ना? तो ये क्या प्रभाव हुआ? प्रभाव ये हुआ कि हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम हो गई, इस मात्रा में कमी आ गई। ये कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर किए।